हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। बीपीसीएस 187 में यूनिट नंबर 8 पढ़ते हैं निष्पादन मूल्यांकन। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको रेटिंग कैसे दी जाती है। ठीक है, रेटिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो इसी के बारे में इस चैप्टर के बारे में बता रखा है। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग यानी कि निष्पादन मूल्यांकन का। तो किसी संगठन में कर्मचारी के प्रदर्शन मूल्यांकन के रूप में इसे वर्णित किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग कर्मचारी को दिखाने में किया जाता है कि उसने इस काम को सही से किया है या नहीं किया है। ये इसका परिभाषा है निष्पादन मूल्यांकन का। आगे बढ़ते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर तय की जाने वाली बातें। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी कर्मचारी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, कंपनी के अंदर अच्छा काम कर रहा है, तो उसको प्रमोशन मिल जाता है, पद अवनति भी हो सकती है। अगर कोई कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको नीचे वाले पद पर भेज दिया जाता है, उसका डिमोशन हो जाता है, या फिर उसका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या फिर टर्मिनेट भी किया जा सकता है अपनी नौकरी से वो, या फिर उसकी जो सैलरी है वो भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यह निर्धारित करना कि एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन ने भर्ती चयन नियुक्ति सही से किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर ये बातें तय की जाती हैं। आगे देखिए कंपनी के प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम। तो कंपनी में अगर अच्छे से कोई कर्मचारी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको और ज़्यादा वो अच्छे से काम करे इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और अगर अच्छे से काम नहीं भी कर रहा है तो भी उसके विकास के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के लाभ क्या क्या होते हैं? इससे कर्मचारी अपने प्रदर्शन सामर्थ्य कमजोरी के विषय में जागरूक हो जाता है। इससे वह अपनी कमजोरी को दूर करके विभिन्न उपायों के माध्यम से अपना सामर्थ्य बढ़ा सकता है। इससे कर्मचारी संगठन में अपनी भूमिकाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के तरीकों के विषय में योजना बना सकता है। इससे कर्मचारी में उच्च प्रेरणा नौकरी व खुद से संतुष्टि मिलती है। कर्मचारी को प्रशिक्षण से संबंधित प्रतिक्रिया भी मिलती है। कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर चर्चा करता है। पर्यवेक्षक तत्काल रूप से कर्मचारी को उनके काम से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर सकता है। पर्यवेक्षक मतलब जो निगरानी कर रहा है कर्मचारियों की, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सुपरवाइजर। ठीक है, आगे कर्मचारी अपनी आकांक्षा एस्पायरेशंस अपने कैरियर डेवलपमेंट लक्ष्यों के लिए योजना बनाता है। संगठन की प्रभाव उत्पादकता बढ़ती है, यानी कि इफेक्टिवनेस बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस रेटिंग से या परफॉर्मेंस असेसमेंट से। निष्पादन मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर ही जो मानव संसाधन विभाग है उसके द्वारा भविष्य के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के दौरान कौन कौन सी रुकावटें बाधाएं आ सकती हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो कई संगठनों की नकारात्मक संस्कृति के कारण निष्पादन मूल्यांकन को वहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता है। कई कर्मचारी भी कई बार निष्पादन मूल्यांकन नहीं चाहता कि मतलब वो जो काम कर रहा है, ठीक है, तो कोई उसके काम को चेक करे, वो नहीं चाहता है। ठीक है, इस चूँकि उसे अपने प्रदर्शन की गिरावट की स्थिति में पदोन्नति, यानी कि उसको लगता है कि मेरा डिमोशन हो सकता है, जिस पद पे मैं बैठा हूँ उससे निचले वाला पद मेरे को दिया जा सकता है, या मेरी तनख्वाह कम हो सकती है, या मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है। तो इसलिए कोई कर्मचारी नहीं चाहता है कई बार संगठन के अंदर की परफॉर्मेंस असेसमेंट हो, निष्पादन मूल्यांकन हो। उचित प्रक्रिया अथवा उचित साधनों का प्रयोग नहीं करना। आगे है कर्मचारी को अपनी भूमिका लक्ष्यों में अस्पष्टता नजर आना। आगे है कर्मचारी को यदि अच्छे प्रदर्शन पर इनाम नहीं दिया जाए तो भविष्य में होने वाले निष्पादन मूल्यांकन में उसकी रुचि नहीं बन पाती। कई बार कर्मचारी के पास कम प्रेरणा होती है, इसके लिए वो नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये सब रुकावटें पढ़ लिया निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया में रुकावटें। अब आगे चलते हैं निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो सबसे पहला स्टेज 1, कर्मचारी इस चरण में अपने लक्ष्य व उद्देश्य के बारे में स्पष्ट विचार करता है जिसे उसे प्राप्त करना, ताकि वह अपने प्रदर्शन से संबंधित कारकों व मानकों पर ध्यान दे सके। दूसरा चरण है, इस चरण में कर्मचारी हेतु निष्पादन मूल्यांकन की अवधि निर्धारित की जाती है ताकि कर्मचारी सही समय पर अपने प्रदर्शन के आकलन हेतु तैयार है। तीसरा चरण है, किसी संगठन के वित्तीय बजट आकार प्रकृति के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन हेतु उपयुक्त विधि का चयन किया जाता है। चौथा चरण है, इस चरण में कर्मचारी के प्रदर्शन को आकलन को उसको रिकॉर्ड किया जाता है। मूल्यांकन के साथ कर्मचारी को उपयुक्त दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। पांचवें चरण में, फिफ्थ स्टेज में, प्राप्त परिणामों को व्यवस्थित करके कर्मचारी को बताया जाता है कि आप काम कैसा कर रहे हो,
छठे चरण में संगठन की भविष्य की योजनाओं को रणनीतियों को विकसित करने में प्रदर्शन के परिणामों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से तरीके हैं निष्पादन मूल्यांकन के? पहला है पारंपरिक तरीका, दूसरा है आधुनिक तरीका, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स। पारंपरिक तरीके सीधे रैंकिंग विधि, मैच्ड पेयर, ग्रेडिंग विधि, जांच सूचियां बनाना, निःशुल्क निबंध विधि, व्यक्ति से व्यक्ति की तुलना। सातवां इसमें एफ ऑर्डर्ड चॉइस डिस्क्रिप्शन विधि। ये सब पारंपरिक तरीकों में आते हैं। अगर किसी भी कर्मचारी का निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट करना तो उसकी मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है? असेसमेंट सेंटर्स, 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन विधि, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन विधि और बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल विधि। ठीक है, ये अपने को याद रखनी है और ये आ सकता है 10 नंबर का सवाल। निष्पादन मूल्यांकन के दो तरीके होते हैं, पारंपरिक और आधुनिक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पारंपरिक तरीकों में क्या है? देखो, पहली है सीधी रैंकिंग विधि। तो इस विधि में एक कर्मचारी के प्रदर्शन की तुलना दूसरे कर्मचारी से की जाती है कि उस हिसाब से उस कर्मचारी को रैंक दी जाती है। मैच्ड पेयर विधि, तो इसमें कर्मचारियों के समूह के जोड़े बना लिए जाते हैं तथा फिर तुलना की जाती है। बड़ी संख्या में यदि कर्मचारी हो तो यह विधि सही नहीं है, मैच्ड पेयर विधि। फिर ग्रेडिंग विधि, तो कर्मचारी को उनके काम के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। ठीक है, ग्रेड ए जिसको मिली वो एक्सीलेंट कर्मचारी होगा, ग्रेड बी अच्छा, ग्रेड सी औसत एवरेज, ग्रेड डी खराब पुअर और ग्रेड ई बहुत खराब वेरी पुअर। जांच सूची विधि क्या है? इसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई जाती है, प्रश्नों के उत्तर के आधार पर कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाता है। निःशुल्क निबंध विधि क्या है? इसमें एक जो सुपरवाइजर होता है वो अपने निचले कर्मचारी के बारे में वर्णनात्मक तरीके से निबंध लिख सकता है और उसका मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि अगर मान लो सुपरवाइजर का कोई जानकार है, खास आदमी है, तो उसके बारे में वो अच्छा लिखेगा कि बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, वो निष्पक्ष रूप से नहीं लिख सकता है। फिर छठा है व्यक्ति से व्यक्ति की तुलना। तो इसमें कुछ श्रेणियां जैसे कि नेतृत्व, संचार, ईमानदारी, मेहनत आदि के आधार पर एक कर्मचारी की तुलना दूसरे से की जाती है। सातवां एफ ऑर्डर्ड चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड। तो इस पद्धति में एक सेट में काफ़ी वाक्यांश लिखे होते हैं। श्रेष्ठ वाक्यांश को सुपरवाइजर चुनता है जो वाक्य किसी कर्मचारी की का बारीकी से वर्णन करता है, जैसे कर्मचारी दबाव में। ठीक है, दबाव में क्या वह काम करने में सक्षम है? तो दोस्तों मतलब काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं, यस और नो लिखना होता है। ठीक है, सुपरवाइजर को तो कोई भी कर्मचारी क्या काम करने में सक्षम है, यस और नो। अगर यस है तो मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कंपनी में, नो है तो उसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। इस तरह से निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है एफ ऑर्डर चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड के द्वारा। आगे दोस्तों दूसरा सवाल है, दबाव में वह दूसरे कर्मचारियों से क्या मदद मांगता है कि नहीं मांगता? उसका प्रदर्शन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? वह तनाव को अनुभव करता है या नहीं करता है? आगे आधुनिक तरीके, तो दोस्तों इसमें पहला है असेसमेंट सेंटर्स। ठीक है, तो मतलब इसमें आप पढ़ के देखें कि बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं कंपनी के अंदर और कुछ कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू, लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, स्थितिजन्य अभ्यास, यानी कि आपको कोई भी स्थिति दी जा सकती है कंपनी के अंदर, जैसे कि हड़ताल हो गई तो आप वहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किसी कर्मचारी से पूछा जा सकता है। तो असेसमेंट सेंटर का मतलब क्या है कि सभी कर्मचारियों को एक रूम के अंदर बुला दिया जाता है, वहाँ पर बड़े अधिकारी शामिल होते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी लिखित परीक्षा ली जाती है, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है उनसे, और स्थितिजन्य अभ्यास यानी कि कोई भी सिचुएशन देखकर उनसे कोई भी राय मांगी जाती है। इस विधि में कंपनी के उच्च प्रबंधक यानी कि जो हाई मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो कंपनियों का इंटरव्यू लेते हैं, लिखित परीक्षा, समूह चर्चा, स्थितिजन्य अभ्यास करवाती है। इस विधि का क्या फ़ायदा है दोस्तों? कर्मचारी के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन हो जाता है। और नुकसान क्या है? प्रबंधक वरिष्ठ अधिकारी को काम के घंटे खोने पड़ते हैं। 360 डिग्री मूल्यांकन, ये विधि पढ़ लेते हैं आधुनिक तरीकों में। तो इस विधि में कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन वह स्वयं वरिष्ठ अधिकारी साथी कर्मचारी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विषय पर सभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इससे वह खुद के सामर्थ्य व कमजोरी को जानकर खुद के बारे में बेहतर समझ विकसित करता है। नुकसान क्या है इस विधि के? अधीनस्थ यानी कि जो निचले कर्मचारी है वह साथी कर्मचारी द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से वह जो कर्मचारी है वह चिंतित हो सकता है। आगे तीसरा तरीका आधुनिक तरीकों में उद्देश्य द्वारा प्रबंधन है। तो यह विधि पीटर ड्रकर के द्वारा विकसित की गई। एक संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपने सभी विभागों के लिए भी वह लक्ष्य बनाता है। फिर संगठन के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी हेतु उनकी सामर्थ्य के हिसाब से व्यक्तिगत लक्ष्य बनाते हैं। फिर कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी की जाती है। कर्मचारी को समस्या आने पर उसकी मदद की जाती है। वरिष्ठ अधिकारी इस विधि में कोच अथवा मेंटर की भूमिका निभाते हैं। इस विधि के क्या लाभ है?
वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी को उसकी समस्या पर चर्चा सही समय पर करता वह उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करता है। नुकसान क्या है? इसमें वरिष्ठ अधिकारी की कम भागीदारी व उनका नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। चौथी विधि है दोस्तों, आधुनिक तरीके में ही बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स विधि। तो इस विधि में सबसे पहले कर्मचारी को ऑन द जॉब उत्पन्न घटना का वर्णन करने हेतु कहा जाता है। यानी कि जब आप किसी भी कंपनी में कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो अलग अलग घटनाएं, ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है और प्रत्येक सिचुएशन में कंपनी का जो कर्मचारी है वो किस तरह से बिहेव करेगा उस घटना के प्रति, ठीक है, तो ये सब के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें 5 से लेकर 9 तक रेटिंग दी जाती है। तो जिसकी रेटिंग 5 आई है वेरी पुअर, और जिस कर्मचारी ने 9 नंबर लाए हैं वो एक्सीलेंट कहलाएगा। इस विधि के क्या लाभ है? यानी कि BARS ये आ सकती है दोस्तों एग्जाम के अंदर, BARS, ठीक है। तो इस विधि के लाभ कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक योग्य उम्मीदवारों को चयन कर पाते हैं, ठीक है। कर्मचारी को प्रबंधक एक खास लक्ष्य के प्रति विशिष्ट व्यवहार को अपनाने हेतु कह सकता है। प्रदर्शन का अच्छे से प्रबंधन किया जा सकता है। कर्मचारी का विकास बढ़ता है और कंपनी के अंदर उच्च स्तर की भूमिका निभा सकने वाले कर्मचारियों की पहचान अच्छे से की जा सकती है। कंपनी अपने कार्य संस्कृति को बेहतर बना सकती है। नुकसान इस विधि के BRS विधि के नुकसान है, अधिक समय लगता है, महंगी विधि है, इसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है ये वाला चैप्टर यूनिट नंबर 8 ये कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, अगर पसंद आता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले यूनिट में मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 में। गुड लक।